Okay, once again. We are going to talk about acid alkali pH cups. When acid is added into the alkali during the course of titration, then pH of the flask changes. फ्लास्क जो बॉटम में नीचे रखा होता है हमने कोनिकल फ्लास्क, उसकी पीएच बदलती है, चेंज होती है। उसकी पीएच चेंज होती है, हम उस वक्त सम टाइम इंडिकेटर यूज करते हैं, लाइक फेनोफ्थलीन, लाइक मिथाइल ऑरेंज, बहुत सारे हैं और भी। और सम टाइम हम पीएच मीटर यूज करते हैं, हम इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। तो इस वक्त जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो ये है कि अगर हम पीएच मीटर यूज करते हैं, इफ वी आर सपोज टू यूज द पीएच मीटर, तो और पूरी की पूरी ब्यूरेट दैट इज हैविंग द 50 ml 50 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी, अगर हम फुल ब्यूरेट को फ्लास्क में ऐड कर दें, साथ पीएच मीटर लगाओ और वो हमें पीएच की वैल्यू रीडिंग वो बता रहा हो, तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उसको पीएच ग्राफ या पीएच कर्व कहते हैं। वो कर्व या ग्राफ किसके इन बिटवीन होता है? दैट इज इन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द एसिड एडेड या वॉल्यूम ऑफ द अल्कली एडेड, जो भी आप कह लें। लेट मी चेक इट ओवर हियर। सॉरी, once again, जी, वॉल्यूम ऑफ एसिड ओवर अल्कली, एसिड एडेड, अगर आपने ब्यूरेट में एसिड भरा हुआ है तो एक्स एक्सिस पे हम एसिड का वॉल्यूम लेंगे, और अगर हमने ब्यूरेट के अंदर अल्कली भरा हुआ है, NaOH, लाइक NaOH, तो हम वॉल्यूम ऑफ अल्कली लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जो भी चीज़ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ब्यूरेट के अंदर, दैट विल बी टेकन, दैट विल बी यूज्ड ऑन एक्स एक्सिस, उसको हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे। जो हमने पीएच मीटर लगाया हुआ है उसकी जो भी रीडिंग्स आ रही हैं उनको हम वाई एक्सिस के ऊपर लिखेंगे, प्लॉट करेंगे, ड्रा करेंगे, और फिर जैसे जैसे हम वॉल्यूम डालते जाएंगे, आफ्टर एवरी यू कैन से एडिशन ऑफ 1 ml और इवन 0.5 ml, तो हम पीएच से पीएच नोट करते जाएंगे और ऑलमोस्ट इस तरह का कर्व ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ये कर्व बनेगा। ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मैंने क्यों कहा है? अगर आपने फ्लास्क में अल्कली रखी हुई है तो कर्व ऊपर से नीचे मूव करेगा, इस तरह आएगा। और अगर आपने फ्लास्क कोनिकल फ्लास्क में अगर आपने एसिड रखा हुआ है तो ये कर्व नीचे से शुरू होगा, इस तरह स्ट्रेट लाइन होता हुआ आगे चला जाएगा। तो तकरीबन इसकी शेप सेम है। तो हम देखते हैं पहला इसकी ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व 4 किस्म के हो सकते हैं: स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर्व जो है वो बताना चाहता हूं कि इनफैक्ट वो होता क्या है। वंस अगेन, ये कर्व है दैट इज टेकन फ्रॉम दैट पिक्चर इज टेकन फ्रॉम द बुक, और इसी पिक्चर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो देखिए प्लीज, इस कर्व के ओवरऑल, जैसे कि मैंने बताया, पहला तो इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, और इस कर्व के जनरली देयर आर बेसिकली 3 पोर्शंस। इसके 3 हिस्से हैं इस कर्व के, 2 कर्व और एक दरमियान में स्ट्रेट लाइन है। तो अगेन, जो पीएच ऑफ फ्लास्क है वहां से कर्व शुरू होगा, जहां से टच कर रही है लाइन शुरू हो रही है, दैट इज द पीएच ऑफ फ्लास्क। यानी उस वक्त फ्लास्क में एसिड है तो कर्व नीचे से शुरू होगा, अगर उस वक्त फ्लास्क में अल्कली है तो कर्व ऊपर से शुरू होगा। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट थिंग इज फाइनल पीएच क्या है? तो जहां पर ये लाइन खत्म हुई है जाके कर्व, उसको वाई एक्सिस पे लेके आएंगे तो वो फाइनल पीएच बन जाएगा। थर्ड वन इज, दरमियान में एक स्ट्रेट लाइन बनती है और उसका मिड पॉइंट इस वक्त मैं हाईलाइट कर रहा हूं। दरमियान वाला जो पोर्शन होता है, मिडिल पोर्शन, यूजुअली दैट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, स्टीपर कह लें, स्ट्रेट कह लें, एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होता है। जैसे मैंने लाइन ड्रा की हुई है तो एक रफ लाइन ड्रा की हुई है यहां पर भी, तो एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट पोर्शन होता है, दैट इज गोइंग टू इंडिकेट द एंड पॉइंट। वो ये बताता है कि फ्लास्क के अंदर जो भी चीज़ थी और ऊपर से आपने एसिड या बेस फेंका है, तो वो फ्लास्क के अंदर इस वक्त
सभी ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है, न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। दोनों H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन इक्वल हो गए हैं, इसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं। तो इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, ये लाइन ये चीज़ बताती है। क्योंकि हम pH मालूम कर रहे हैं, हम इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि कब दोनों H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन इक्वल हुए हैं। pH कर्व की ये जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन है ये हमें बताता है। फिर इस स्ट्रेट लाइन पोर्शन का जो इम्पॉर्टेंट फेज है या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, थीम है, जो आपने ख्याल रखना है, वो इसका मिड पॉइंट है, या इक्विवेलेंस पॉइंट या मिड पॉइंट। ये या तो 7 के सामने होगा जैसे इस वक्त है आपके सामने, या ये फिर 7 से ऊपर चला जाएगा सम टाइम, या ये 7 से नीचे आएगा। यस, यानी जब टाइट्रेशन होती है, नो डाउट कि फ्लास्क के अंदर जितने OH नेगेटिव आयन होते हैं उतने ही H पॉजिटिव आयन उसमें ऐड होते हैं, तो एंड पॉइंट आ जाता है, न्यूट्रलाइजेशन खत्म, कोई एसिड बाकी नहीं बचता फ्लास्क के अंदर, कोई अल्कली नहीं बचती बाकी फ्लास्क के अंदर, दोनों इक्वल हो जाते हैं। द मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड द मोल ऑफ OH नेगेटिव आयंस बिकम इक्वल, दोनों के मोल इक्वल हो जाते हैं, या यूं कह लें कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, दोनों के मोल इक्वल हो जाते हैं, कंसंट्रेशन जो भी आपको इजी लगे समझने में वो आप याद रखें। फिर ये pH क्यों बदलती है, तो उसकी कहानी है, अगले पेज पे आपको बताएंगे, सुनाएंगे, उसकी रीज़न डिफरेंट है। लेकिन बहरहाल याद रखें, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त जो आपके सामने एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, स्ट्रॉन्ग अल्कली NaOH है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस जो दरमियान वाली ये रेड लाइन है, इसका जो मिड पॉइंट है बेसिकली इट विल बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ 7, ये pH 7 के बिल्कुल सामने आएगा। अगेन एज आई टोल्ड यू कि एक कर्व एंड पर होगा, ये कर्व पोर्शन है, फाइनल pH बता रहा है। इसी तरह एक और कर्व पोर्शन जो इधर जहाँ से शुरू हुआ है इनिशियल pH बता रहा है, और जो लाइन मैंने मार्क की थी उसका एक और फायदा भी है। इफ आई एम गोइंग टू एक्सट्रैपोलेट दिस लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो ये मुझे बताएगी कि किस वॉल्यूम पर एंड पॉइंट आया है, इक्विवेलेंस पॉइंट आया है, किस पॉइंट के ऊपर दोनों ने एक दूसरे को एग्जैक्टली कैंसल आउट कर दिया है। सो वंस अगेन, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में HCl और NaOH, एक कर्व हर दफ़ा तकरीबन यही कर्व होगा, इसी स्टाइल का होगा, उसके 3 पोर्शन होंगे, 2 कर्व्ड वाले हिस्से होंगे और मिडल में एक सीधी, ऑलमोस्ट सीधी, नॉट एग्जैक्टली सीधी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। और स्ट्रेट लाइन जो है हमें उसका मिड पॉइंट भी देखना है, और स्ट्रेट लाइन को जब हम एक्स एक्सिस की तरफ एक्सट्रैपोलेट करेंगे तो हमें वो ये बताएगी कि आपका दोनों इक्वलिटी का पाई है। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब इक्वलिटी इन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अगर मैं ऊपर से अल्कली फेंक रहा हूँ जैसे ग्राफ में गिवन है, तो फ्लास्क में पड़े हुए H पॉजिटिव आयन है, जब जितने H पॉजिटिव आयन नीचे पड़े हुए हैं उतने ही जब OH नेगेटिव आयन ऊपर से आएंगे तो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट। जब उनकी क्वांटिटी इक्वल होगी, दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, दे विल मेक वाटर एंड सॉल्ट, या सिंपल वाटर यू कैन से। तो उस वक्त कोई एसिड नहीं रहेगा, कोई अल्कली नहीं रहेगी। सो दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्वल हो गए। एसिड अल्कली टाइट्रेशन में इक्वल का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन become equal to the concentration of OH negative ion in conical flask। ये conical flask की कहानी है, याद रखें, इसको समझें। उसके बाद एक और है कि वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, तकरीबन कर वैसा है। इस दफ़ा एसिड हमने वीक लिया है, तो गौर से देखें, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 3, वो पॉइंट 3 से शुरू कर रहा है और ये आगे जा रहा है। प्लीज़ जस्ट मिनट, लेट मी, मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, let me change it into P. Now come toward this one example, that is basically between weak acid and strong base। weak acid का कैसे मालूम होगा, कैसे पता चलेगा आपको? because we are starting initiating the pH from 3 से pH शुरू हो रही है, तो ये weak acid है, it's a weak acid, right? और ये फाइनली कहाँ पे रुक रही है? ऑलमोस्ट 12 से ऊपर जाके रुक रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है।
आप देखें जो रास्ते में जो मिड पॉइंट, जो स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट बनी है, छोटी सी लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसका जो मिड पॉइंट है, लाइन आपने अगर खुद से ड्रा करनी है तो इस तरह ड्रा करनी है कि इसका मिड पॉइंट 7 से ऊपर रहे। ड्राइंग के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जब भी आपने ड्राइंग करना है, इसको इस तरह ड्राइंग करनी है कि इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, इट मस्ट बी अबव 7 से ऊपर रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर दैट इज 8.8 समथिंग। ये रफली है, एग्जैक्टली नहीं है। इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर आप स्केल रख के इसको एक्सट्रेपोलेट करेंगे तो अगेन इट विल लेट यू नो हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द NaOH वाज एडेड अनटिल द एंड पॉइंट या इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये आपको मालूम हो जाएगा और ये सिंपल कर्व है। अच्छा, आखिरी बात इस कर्व के बारे में कि आपने देखा कि हमने एंड पॉइंट की pH चेंज कर दी है, अल्कलाइन कर दी है। तो हमने तो एसिड और अल्कली को मिक्स किया है, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। देन व्हाई वी आर सपोज टू चेंज द pH? एंड पे तो pH खत्म होनी चाहिए, न्यूट्रल pH 7 होनी चाहिए। जब भी कोई न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसकी pH 7 होती है। ओ लेवल में IGCSE में आपने पढ़ा है। अब ऐसा क्यों है? अब ऐसा इसलिए है, ये है वीक एसिड, एथेनॉइक एसिड। इसमें आप स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज कर रहे हैं, दोनों मिलेंगे, एक साल्ट बनेगा और पानी बन जाएगा। ये जो साल्ट है दैट इज कॉल्ड बेसिकली बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट मीन ये बेस है। कुछ साल्ट न्यूट्रल होते हैं, कुछ साल्ट एसिडिक होते हैं, कुछ साल्ट बेसिक होते हैं। ये बेसिक साल्ट है। यहां से ये वाला आयन जन्म लेता है, यहां से ये वाला आयन, ये बेस है। इस आयन की वजह से इस साल्ट को हम बेसिक साल्ट कहते हैं। ये दोबारा पानी से मिलेगा जब टाइट्रेशन खत्म हो जाएगी, यू कैन से, या साथ साथ भी ये रिएक्ट करता रहेगा। तो ये वीक है बेसिकली, या यू कैन से कि जब ये सारी टाइट्रेशन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ये अपना काम दिखाना शुरू करेगा। ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा। इट्स अ बेस। कोई भी नॉन मेटालिक ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, एनी नॉन मेटालिक ग्रुप दैट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेस। वो बेस के तौर पे काम करता है, याद रखना आपने इस बात को। तो बेस का काम क्या होता है? टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, हाइड्रोजन खींच लेना दूसरे से। तो एक H यहां से ये छीन लेगा और ये दोबारा एक वीक कमजोर एसिड बन जाएगा थोड़ा सा। प्लस क्या होगा? OH नेगेटिव आयन बनेगा। तो पानी से बना है OH नेगेटिव आयन, बट दैट विल बी इन अ फ्यू मोल्स, बहुत कम होगा OH। अब OH बना है, बहुत कम है, तो pH 7 से राइज होगी। देयर विल बी राइज इन द pH, इंक्रीज हो जाएगी, तकरीबन 9 तक चली जाएगी। 7 to 9 ये pH होगी। और हम बोलेंगे कि pH एट द एंड पॉइंट दैट इज नॉट इक्वल टू 7, ये बढ़ गई है। और बढ़ने की रीजन साल्ट है। जो साल्ट बना है वो उसकी वजह से pH चेंज होती। पहले केस में हमने देखा कि अगर हम NaOH और HCl को मिक्स करते हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, बना NaCl प्लस बना वाटर। तो इसमें pH 7 रहती है। क्यों? दिस इज न्यूट्रल साल्ट, दिस इज न्यूट्रल साल्ट। तो ये साल्ट ना एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल है, ये pH को चेंज नहीं करेगा। और इसलिए इस टाइट्रेशन कर्व में जो मिडिल पोर्शन है, वंस अगेन कर्व्ड पोर्शन, और दरमियान में ऑलमोस्ट स्टीप पोर्शन और स्ट्रेट लाइन पोर्शन, ये तीन पोर्शन मिलके एक पूरा pH कर्व बनता है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह की। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। मैंने थोड़ा सा तब्दीली की है कि मैंने अब फ्लास्क के अंदर NaOH ऐड कर दिया है, तो इसलिए ग्राफ रिवर्स जा रहा है। ये बताना इसलिए आपको ज़रूरी है कि ग्राफ ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो शुरुआत यहाँ पे हुई है। एट द मोमेंट आई एम गोइंग टू हैव NaOH इन द फ्लास्क, सो इट इज़ स्ट्रॉन्ग अल्कली ऑलमोस्ट 11 है। वैसे तो स्ट्रॉन्ग अल्कली 12 से ऊपर होती है। हम इसको भी अभी स्ट्रॉन्ग अल्कली वीक अल्कली है ये, नॉट स्ट्रॉन्ग अल्कली। 12 से ऑनवर्ड जो नंबर होगा उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। और अभी हम 12 से कम, जनरली वैसे 10 या 9 की pH के 10 to 8 की pH को वीक बोलते हैं, लेकिन इन बिटवीन भी वीक कहलाती है।
तो ये वीक बेस है, दैट इज़ नॉट NaOH, आई एम सॉरी फॉर दैट इज़ NH3। तो वीक बेस है, वो है एक्वस अमोनिया, इसको बोलते हैं NH3। ये हमने फ्लास्क में रखा हुआ है और ऊपर से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट हम एसिड, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड HCl गिरा रहे हैं। So basically here we have taken 25 centimeter cube of this one aqueous ammonia. तो शुरू में pH obviously ज़्यादा होगी, pH कम होती जाएगी after addition of every drop of the liquid from the burette and until it is going to reach at a certain level. तो फाइनल जो pH है वो ये है, ऑलमोस्ट 1 है। तो स्ट्रॉन्ग pH, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। और यहाँ जो शुरू किया था उसकी pH 11 थी, तो ऑलमोस्ट ये वीक अल्कली था। अगेन इसके अंदर भी एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन आती है। अब देखिए इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रेट लाइन आएगी, जो स्टीपर लाइन आएगी, उसका जो मिड पॉइंट है या उसका जो इक्विलेंस पॉइंट है, इट विल बी लेस देन 7। वो आपने ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन 5 पे रखना है ऑलमोस्ट। अगर स्ट्रॉन्ग अल्कली है तो 9 पे रखना है, 2 ऊपर या 2 नीचे लेके आना है, ऑलमोस्ट होता है, एग्जैक्टली नहीं होता, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसा होगा। अब यहाँ पर ये न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर क्यों pH और नीचे हो गई, तो उसकी वजह है ये साल्ट, NH4 साल्ट बनता है, दिस इज एन एसिडिक साल्ट। तो ये एसिडिक साल्ट है। जब सारा जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है वो फिनिश होता है, जब इक्विलेंस पॉइंट आता है, तो फिर ये साल्ट पानी में डिसॉल्व होना शुरू कर देता है, अपना काम दिखाता है, अमोनियम आयन बनता है। अमोनियम आयन पानी के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव आयन और सिंपली स्पीकिंग H पॉजिटिव आयन बनाता है। तो उसी फ्लास्क में जब दोबारा H पॉजिटिव आयन बनना शुरू होते हैं तो pH 7 से नीचे ड्रॉप कर जाती है। वैसे तो ये मैथड साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा होता है, लेकिन आप यूँ सपोज करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए कि ये काम सारा हो गया था, टाइट्रेशन मुकम्मल हो गई, इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, जो साल्ट बना हुआ था उस देन द नेक्स्ट स्टेप वाज आयोनाइजेशन ऑफ दैट साल्ट। उसने अपने आयंस बनाने और उसने अपना रिएक्शन शुरू किया। दैट इज व्हाई द pH ऑफ द एंड पॉइंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, pH ऑफ द एंड पॉइंट वाज लेस देन 7। द लास्ट वन ग्राफ कर्व इज वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। दोनों वीक हैं, इसके लिए कोई स्टीप लाइन नहीं होती, ये एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है pH की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। लेट्स सपोज 9 to 3, दोनों वीक हैं, दोनों को टाइट्रेट अगर आप करेंगे दरमियान में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। और इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि अब आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं हो सकेगा कब हुई थी एग्जैक्ट इक्विवेलेंस पॉइंट या कब टाइट्रेशन हुई थी, कब एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन हुई थी, द स्पेसिफिक एंड मोर एक्यूरेट वर्ड। तो इसके लिए कोई इंडिकेटर भी हम यूज़ नहीं करते। जनरली मिथाइल ऑरेंज हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करते हैं। दूसरा है फिनोल्फ्थलीन, ये इंडिकेटर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं या स्ट्रॉन्ग अल्कली यूज़ करते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट MO फॉर मिथाइल ऑरेंज एंड दिस इज फिनोल्फ्थलीन। तो ये दो इंडिकेटर बाय डिफ़ॉल्ट आपको मालूम होने चाहिए, पता होना चाहिए, खुद से आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन आने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी होगी। अब जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा एंड पॉइंट मालूम करने के लिए या इक्विवेलेंस पॉइंट मालूम करने के लिए। इक्विवेलेंस पॉइंट को मालूम करने के लिए आपने हमेशा ये वाला हिस्सा एसिड है, ये वाला हिस्सा बेस है, जो भी आप ब्यूरेट से फेंक रहे हैं उसका वॉल्यूम फिर से निकालना है इस हिस्से में। आपने तो पूरी ब्यूरेट ऐड की है, ये पता होना चाहिए आपको। आपने कोनिकल फ्लास्क में 25 ml था, आपने सारा 50 और उसमें ऐड कर दिया, टोटल 75 ml हो गया, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा ये वॉल्यूम जो आप ऊपर से ब्यूरेट से ऐड कर रहे थे उस वॉल्यूम को दोबारा एग्जामिन करने जा रहा हूं कि एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन के वक्त कितना वॉल्यूम यूज हुआ। तो वो मुझे बताएगा कि ये जो कर्व हैं
इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन किस जगह पर आएगी, किस वॉल्यूम के साथ ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्टीपर पोर्शन, आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है C1 मल्टीप्लाई बाय V1 ओवर N1 इज इक्वल टू C2 V2 ओवर N2। कोई इशू नहीं है, M या C एक ही बात है। हाँ, आपको इक्वेशन आनी चाहिए। उस वक्त इक्वेशन आपको गिवन होगी या इक्वेशन आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इक्वेशन क्यों आनी चाहिए, H2SO4 प्लस NaOH, कंप्लीट रिएक्शन हुआ है, Na2SO4 और H2O बन गया है। तो आपको पता होगा इसका 1 मोल और बैलेंस करेंगे तो इसके 2 मोल। तो ये N1 का आंसर आ गया आपका, दिस वन, और ये N इज इक्वल टू 2 का आंसर आ गया। तो ये इन दो आंसर्स को मालूम करने के लिए आपको जो भी गिवन डाटा हो उसकी इक्वेशन बनानी चाहिए, बनानी पड़ेगी होपफुली। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। आगे इंडिकेटर आई मीन वो कोशिश करेंगे कि हम कल पढ़ लें, ज़्यादा इतना अच्छा नहीं होता पढ़ना एक ही दिन में, एज़ यू नो आप थके होंगे। ये एक ग्राफ आपको गिवन है, गिवन होगा, और ऊपर ये आपको कुछ थीम भी गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है। फॉलोइंग एक्सिस के ऊपर आपने टाइट्रेशन कर्व ड्रा करना है। व्हेन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर टीएम क्यूब NaOH इज ग्रेजुअली एडेड टू, अब उसने ऊपर 50 नहीं लिया, 20 ऐड कर रहा है ऊपर से, कोई बात नहीं, ऊपर से जितना भी ऐड कर रहा है उसको इग्नोर करें, उसको चेक नहीं करना आप। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH आपको पता है जो फ्लास्क में रखा हुआ है, तो हमने, मैं एक रफ डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ कि फ्लास्क में NaOH है और ऊपर से हम ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप ये एसिड गिरा रहे हैं, दैट इज Cl and CH2CO2H। ये एसिड है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, समझने में आसानी होता कि मुझे। तो इसका वॉल्यूम, सॉरी एडेड ग्रेजुअली, उल्टा काम कर दिया मैंने, ये फ्लास्क में है एंड दिस NaOH इज इन द ब्यूरेट, NaOH मैं ऊपर से गिरा रहा हूँ टोटल। अब यहाँ पर मैंने ये वॉल्यूम कितना लिया है, 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया है और इसकी कंसंट्रेशन भी पता है एंड सो ऑन। अब गौर से देखें, NaOH के अंदर एक OH है, एसिड के अंदर एक H, तो इनका N की रेशो N1 विल बी इक्वल टू N2, यहाँ पर आपको मालूम हो गया। एक और मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास अगर NaOH हो वर्सेस H2SO4 हो, तो फिर अगर आपने N1 N2 चेक करना हो तो H के नीचे क्या नंबर है 2, OH के नीचे क्या नंबर है 1, इनको आपने इनवर्स रेसिप्रोकेट जो है वो कर देना है, उल्टा देना है आप। तो बेसिकली जो भी N2 है, मैं बेस को N2 मानता हूँ, द नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस को N2 बोलता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 2, एंड N1 का आंसर कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो अगर ऐसे इक्वेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है अब आपको, आप सिंपली इनको लिखिए, इनके फार्मूलाज को साथ साथ लिखिए। देखिए ये डाइबेसिक एसिड है, यानी या इसको एक और अच्छा वर्ड होता है डाइप्रोटिक एसिड है। कितने प्रोटॉन है इसके अंदर, प्रोटॉन मीन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। इसमें कितने OH ग्रुप हैं वो देखने हैं और फिर उन नंबर को इन्वर्ट कर देना है, रेसिप्रोकेट कर देना है, उल्टा देना है आपने, तो उससे आपको N1 N2 का आंसर पता चल जाएगा। तो मुझे पता चल गया यहाँ पर N1 N2 का आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक ही OH है, एक ही H है, एसिड है, CO2 के बाद जो H होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसको लेना है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी हाइड्रोजन हो सारे काउंट करने होते हैं। यहाँ पर CO2 के बाद या CO2 के साथ जो लगे होते हैं H, वो काउंट करने होते हैं। तो बेसिकली इन दोनों का N1 इज इक्वल टू N2, तो ये तो हो गया वैसे सेम। अब देखें, ये पहला हिस्सा मैं एसिड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला है कि 1 वाली जो वैल्यूज़ हैं वो मैं एसिड के लिए यूज़ करता हूँ, एंड दिस पोर्शन इज आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर NaOH फॉर बेस। तो मुझे जो मैं ऊपर से ऐड कर रहा हूँ उसका वॉल्यूम फिर से निकालना है, हर दफ़ा ऐसा करना है आपने। उसने ऊपर से 20 ऐड किया है, 50 ऐड किया है, जो भी किया है, लीव इट। मैंने दोबारा से वो वॉल्यूम निकालना है फिर से अगेन, तो मैं वही काम कर रहा हूँ।
मैं क्या कर रहा हूँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH मुझे गिवन है 0.1, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका 0.1 कंसंट्रेशन। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वो भी 0.1 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द एसिड, जो कि आपने यहाँ फ्लास्क में भरा था 10। तो V2 निकालना है, तो 0.1 विल बी कैंसल आउट, V2 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेट लाइन है इट विल बी इन फ्रंट ऑफ 10, ये इस 10 के सामने आएगी ये लाइन। और फिर अगर आपको pH का पता है, उसने बताया हुआ 1.94 pH है इसकी एसिड की, तो ऑलमोस्ट यहाँ से नीचे से शुरू करेंगे, आपकी मर्जी है, एक रफ कर्व ड्रा करना है। और फिर NaOH है, तो इसकी ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, तो इसको आपने 13 या 14 पे जाके रोकना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर दूसरी बात गौर से देखें, जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा की है तकरीबन उसका मिड पॉइंट ये बनता है, तो क्या इसका मिड पॉइंट 7 से ऊपर है, रफली ऊपर है, यस गुड हो गया। क्यों मैंने ऊपर रखा, क्योंकि द बेस वाज स्ट्रॉन्ग। अगर अल्कली स्ट्रॉन्ग है तो ये लाइन इस तरह ड्रा करनी है कि इसका मिड पॉइंट जितना हिस्सा भी स्टीप रखा हुआ है उसका मिड पॉइंट 7 से ऊपर होना चाहिए। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर रहे हैं तो इस लाइन का मिड पॉइंट बेसिकली 7 से नीचे होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ये दैट इज़ ऑल अबाउट द पीएच कर्व। कल हम पढ़ेंगे सूटेबल इंडिकेटर कैसे चूज़ करते हैं। एक ही टॉपिक है, ख़त्म हो गया आपका ये चैप्टर, पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद हम फिर एक दफ़ा पास पेपर क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरी के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। और अभी हम जो रेस्ट ऑफ द वीक है वो इसी के क्वेश्चंस करेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल के CKP के MCQs पूछते हैं, तकरीबन हर साल फिजिकल केमिस्ट्री में ये नया टॉपिक है पीएच कर्व का, ये भी पूछते हैं। और हो सकता है कि वहाँ पर भी KCKP के क्वेश्चन आपसे पूछ